अस्सलामुअलैकुम एडीए और एडीएस की क्लास सेक्शन बी के बच्चों के लिए स्पेशली अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपको मैंने अभी इन्फॉर्म किया था ग्रुप के अंदर कि मैडम का मैसेज आया हुआ था कि अब ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए जाएँ, क्योंकि अभी तक जो डेट है कॉलेज ओपन होने की वो तो मंडे की है, लेकिन एक्सटेंड हो सकती हैं छुट्टियाँ प्रॉबेबली। तो अगर ना भी हों या हों जैसे भी हों, लेकिन साथ साथ लेक्चर्स जो हैं वो आपने करने हैं, ज़रूर वॉच करने हैं, देखने हैं, सुनने हैं, समझना है उनको। और सुनने के बाद आपने उसको डन के साथ आपने उसकी अटेंडेंस अपनी जो है हर बच्चे ने वो अपनी व्हाट्सएप वाले ग्रुप के ऊपर आपने भेजनी है, ठीक है। ग्रुप में सेंड करनी है। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना है, किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही टर्म, तो उस वाले से डिटेल में आप वहाँ पूछ सकते हैं। ये वाला टॉपिक जो थे फैलेसी ऑफ डिवीज़न और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, इससे पिछले वाले जो फैलेसीज़ के फ़ाइनल टर्म के कोर्स था वो तकरीबन उसमें से हमने 3-4 टॉपिक्स जो हैं वो भी किए थे, तो उसके साथ ही फिर इदारे जो हैं वो बंद हो गए। लास्ट टॉपिक मैंने ये वाला शुरू करवाया हुआ था, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो रह गई थी करने वाली, लेकिन पीछे से मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कराती हूँ। फैलेसी ऑफ डिवीज़न और साथ ही फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, ये दोनों फैलेसी ऑफ डिवीज़न के ऑपोजिट फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, तो ये दोनों साथ साथ पढ़े जाएँ तो इनका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर होता है। तो इसलिए अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले फैलेसी ऑफ डिवीज़न का कराती हूँ, फिर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का। फैलेसी ऑफ डिवीज़न जो है, इट एज्यूम्स दैट समथिंग ट्रू fallacy of division assumes that something true of a composite thing must also be true of all or some of its parts। अब डिवीज़न के अंदर फैलेसी जो है वो क्या लाई करती है, ये अजम्पशन होती है इस फैलेसी ऑफ डिवीज़न के अंदर कि ऐसी कोई हकीकत, ऐसा फैक्ट जो ट्रू है कंपोजिट थिंग के बारे में, मुकम्मल एक जो कंप्लीट थिंग है उसके बारे में जो फैक्ट दुरुस्त है, वही वाला फैक्ट उस कंप्लीट थिंग के सारे जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में भी वो फैक्ट जो है वो मौजूद होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यही इसकी फैलेसी है कि किसी केस में तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो सकती है, लेकिन अक्सर केसेस में ये स्टेटमेंट प्रूव नहीं होती। जो कंपोजिट फॉर्म होती है, जो एक बनी हुई सामने कंप्लीट शक्ल होती है, वो ज़रूरी नहीं कि उसके पार्ट्स में या उसके कुछ पार्ट्स में या उसके सारे पार्ट्स में जो ट्रेट या जो वस्फ मौजूद है वो उस कंप्लीट शक्ल के अंदर भी मौजूद हो। कई दफ़ा कंप्लीट शक्ल पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो यही चीज़ इसके अंदर उन्होंने बताई है कि फैलेसी है। साथ साथ मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। उसके साथ अगली स्टेटमेंट में, इट इज़ एरर इन लॉजिक दैट अकर्स व्हेन वन आर्ग्यूज दैट समथिंग ट्रू ऑफ अ होल मस्ट आल्सो बी ट्रू ऑफ ऑल और सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये वही चीज़ जो भी मैंने एक्सप्लेन की है कि ऐसा कोई फैक्ट जो होल थिंग के बारे में ट्रू है, वो ज़रूरी नहीं कि उसके सारे पार्ट या उसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी ट्रू हो। कई दफ़ा जो होल थिंग बनती है वो पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट बन जाती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट, मतलब केमिकल उसकी कंपोजिशन तो सेम होती है कि सेम पार्ट्स ने मिलकर उसको बनाया हुआ होता है, सब पार्ट्स ने, लेकिन सारे सब पार्ट्स की खसूसियात कई दफ़ा मिलकर शक्ल चेंज करके होल शक्ल में ढल जाती हैं, तो वो उनकी जो अलग पार्ट की खसूसियात होती हैं वो एज अ होल जो होती हैं उसकी प्रॉपर्टी से चेंज भी हो सकती हैं। तो यही फैलेसी है इसके अंदर। फैलेसी ऑफ डिवीजन अकर्स व्हेन समवन यूजेस इलॉजिकल रीजनिंग और ट्राई टू आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट अ क्लेम वाइल मूविंग फ्राम होल टू पार्ट। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि कई दफ़ा आप कोई मफरूज़ा ऐसा बना लेते हो जिसको आपने जिसके हक़ में कोई चीज़ साबित करनी होती है, जिसके अगेंस्ट कोई चीज़ साबित करनी होती है, लेकिन ये आपकी रीजनिंग इलॉजिकल होती है। उस मफरूज़े के जिसको आपने साबित करना है उसके आप हक़ में कोशिश कर रहे हो, दलाइल दे रहे हो, या उसके अगेंस्ट दलाइल दे रहे हो। लेकिन कई दफ़ा आप जब होल से उसको एनालाइज़ करते हो, होल थिंग को पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो ज़रूरी नहीं जो होल की प्रॉपर्टी हैं वो पार्ट की प्रॉपर्टीज़ भी हों। समटाइम्स फैलेसी ऑफ डिवीजन इज़ नेम्ड एज मीरोलॉजिकल फैलेसी। मीरोलॉजिकल MERE मियर है तो मीरोलॉजिकल फैलेसी इसको कहा जाता है, मीरोलॉजिकल, ठीक है। MERE मियर से लफ्ज़ है, मीरोलॉजिकल फैलेसी इसका दूसरा नेम है। तो कन्वर्स ऑफ फैलेसी, कन्वर्स लफ्ज़ का मतलब है ऑपोजिट। अब फैलेसी ऑफ डिवीजन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले डिवीजन के अंदर जैसे कंप्लीट जो होल इसमें एक ट्रू जो एक कंपोजिट थिंग होती है उसको समझा जाता है कि उसके पार्ट्स के अंदर जितनी खूबियाँ हैं वो कंपोजिट थिंग के अंदर जितनी खूबियाँ हैं वो उसके पार्ट्स के अंदर भी मौजूद हैं। तो इससे ऑपोजिट क्या होता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, उसमें ये समझा जाता है कि सारी जो पार्ट्स हैं उनके अंदर जो ट्रेड्स हैं वही होल के अंदर भी मौजूद होंगे। तो इस तरह ऑपोजिट हो जाती है ये टर्म। फैलेसी ऑफ डिवीजन जो है वो बिल्कुल फैलेसी ऑफ कंपोजिशन के ऑपोजिट टर्म है। फैलेसी ऑफ डिवीजन में हम सपोज कर रहे होते हैं, या हम फैलेसी हमारी ये होती है कि इसमें हम कहते हैं कि एक कंपोजिट पार्ट जो है उसके बारे में जितने फैक्ट्स हैं वो सारे जो हैं वो उसके जो पार्ट्स के अंदर मौजूद हैं। जो कंपोजिट पार्ट है टोटल, वो उसके अंदर जितनी खूबियाँ हैं वो सारी उसके ईच एंड एवरी पार्ट में भी हों या उसके कुछ पार्ट्स में मौजूद हो, तो ये फैलेसी है। ये जब हम ऑपोजिट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो पार्ट्स हैं सारे, या एक चीज़ का कोई एक पार्ट है या उसके कुछ पार्ट हैं
उनके अंदर जो प्रॉपर्टी हैं वही सारी होल में भी प्रॉपर्टी मौजूद हो, ठीक है। तो ये ऑपोजिट हो जाता है, फैलेसी ऑफ डिवीजन के ऑपोजिट टर्म है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अब आ जाए आगे। बोथ द फैलेसी ऑफ डिवीजन एंड द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन वर एड्रेस्ड बाई एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इन दोनों फैलेसीज के ऊपर बात की है इन सोफिस्टिकल रेफ्यूटेशन। सोफिस्टिकल रेफ्यूटेशन जो है उसकी एक किताब है या उसकी कोई बुकलेट है या उसका कोई एक ऐसा उसने एक किताबचा सा है जिसके अंदर उसने पूरी डिटेल बताई है इन दोनों टर्म्स के हवाले से। ये उसकी बुक है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये उसका कोई आर्टिकल हो सकता है या कुछ इस तरह की चीज़, ठीक है। इन द फिलोसफी ऑफ द एंशियंट ग्रीक एनेक्सागोरस। अब ये जैसे फीसागोरस नाम था ऐसे ये नाम है एनेक्सागोरस, ठीक है। तो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर था ये। इन द फिलोसफी उसने अपनी फ़िलासफ़ी में ग्रीक एनेक्सागोरस जो था उसने कहा, उसने वही क्लेम किया जो कि रोमन एटमिस्ट जो था यूक्लिटस उसने किया था। इसमें एल साइलेंट आता है, यूक्लिटस नाम है, ठीक है। एनेक्सागोरस है और यूक्लिटस है। अब ग्रीक फिलोसोफर जो एनेक्सागोरस था उसने बिल्कुल रोमन एटमिस्ट जो यूक्लिटस था उसी की जो क्लेम था उसको सपोर्ट किया। तो ये इसमें इन दोनों ने क्या एज्यूम किया था, इट वाज एज्यूम दैट द एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सब्सटेंस, के ऐसे एटम जो एक सब्सटेंस को बना रहे हैं उनके अंदर उस सब्सटेंस की क्वालिटियाँ खूबियाँ मौजूद हों, यही एक फैलेसी है डिवीजन की। और ये फैलेसी, इसी फैलेसी के तहत फिर हम कह देते हैं कि एटम ऑफ वाटर, यानी वाटर के एटम्स जो हैं वो कोई एक एटम या जितने भी एटम है वाटर के उन सब के अंदर वाटर की क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए। वो वूज़ की जो एटम सब एटम्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए। इस तरह आयरन के सब एटम्स जो हैं वो हार्ड होने चाहिए। तो हालांकि ये फैलेसीज़ हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस फैलेसी ऑफ डिवीजन के तहत जब एजम्पशंस ये होती हैं कि जो भी कंपोजिट पूरी कंप्लीट चीज़ है उसके सब पार्ट में वही प्रॉपर्टी हैं जो कंप्लीट चीज़ के अंदर पूरी में प्रॉपर्टी मौजूद है, वो उसके कुछ पार्ट में या उसके सम पार्ट में वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो उसी के तहत ये फैलेसी जो है वो फैलेसी ऑफ डिवीजन कहलाती है कि पार्ट की प्रॉपर्टीज़ कुछ पार्ट जो होल है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ पार्ट या सम पार्ट्स के इक्विवेलेंट होती हैं। इसी के तहत ये ज्यूम किया जाता है, ये उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं इसमें। एनेक्सागोरस जो है उसने रोमन एटमिस्ट जो यूक्लिटस था उसकी सेइंग को उसने सपोर्ट किया। उसने कहा कि वो ये ज्यूम करता था यूक्लिटस के जो भी एटम्स होते हैं जो एक थिंग बना रहे होते हैं मिलकर, सब एटम्स जो होते हैं वो थिंग जो होती है उसके अंदर उसकी सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो जो सब पार्ट्स होते हैं वो सारी क्वालिटीज़ उसकी टोटल उसकी जो टोटल थिंग होती है उसकी क्वालिटीज़ उसके सब पार्ट्स में भी आ रही होती हैं। जैसे कि अगर वाटर है तो वाटर की क्वालिटी जो उसको बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं उनके अंदर भी वाटरी प्रॉपर्टी होती है, वो वेट होते हैं। इसी तरह हार्ड चीज़ के हार्ड होते हैं। तो ये इसमें थी असम्पशंस, ठीक है। यहाँ तक मैंने पहले कराया हुआ था लेकिन मैंने इसको रिपीट करवाया आपको। आगे इसकी एग्जांपल्स रह गई थी हमारी। एग्जांपल्स इसके क्या हैं, जैसे उन्होंने बताया द सेकंड ग्रेड्स एट माय स्कूल बाय द सीजनल फ्रूट एट रिसेस ब्रेक को कहते हैं। योर ब्रदर इज़ इन सेकंड ग्रेड एट माय स्कूल सो ही मस्ट लाइक टू बाय सीजन फ्रूट। अब मफरूज़ा इसमें क्या है कि एक फैलेसी है कि डिवीजन के हवाले से कि एक जो स्कूल है उसमें सेकंड ग्रेड के बच्चे ज़्यादातर ब्रेक टाइम में फ्रूट्स ही परचेज़ करते हैं। तो वो अब जो जिसने ये अजम्पशन बनाई है उसने कहा कि अगर वो अपने सामने वाले पर्सन को कह रहा है कि अगर आपका भाई जो है वो सेकंड ग्रेड में आता है तो सेकंड ग्रेडर जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो रिसेस में फ्रूट्स खरीदते हैं तो उसको भी फ्रूट ही ख़रीदना चाहिए। तो इस तरह एज अ होल जो प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं किसी जगह पर उसके पार्ट में भी ज़रूर मौजूद हों, यही फैलेसी ऑफ डिवीजन है। फिर वुमेन इन यूएस आर पेड लेस दैन मैन, के ज़्यादातर मोस्टली वुमेन जो यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में हैं उनको कम पे किया जाता है मैन से। देयरफॉर माई मॉम मस्ट मेक द मनी लेस दैन डैड, यानी उसके मफरूज़ा ये बना लिया गया क्योंकि ओवरऑल वुमेन कम पेड की जाती हैं मैन से, तो इसलिए जो पर्सन है उसने कहा कि मेरी मम्मा चूँकि वुमेन है तो इस वजह से वो मेरी डैड से उसकी पे कम है। अगली एग्जाम्पल है 7th ग्रेड in Sarsiya school eats a lot of ice cream. Ahmed is a 7th grader in Sarsiya school, so therefore he would eat a lot of ice cream। यानी आइसक्रीम वहाँ 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स की एक मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, एज अ होल पूरी क्लास की। अब जो बच्चा उस क्लास का एक मेंबर है तो वो भी कहा जाता है कि जो होल की प्रॉपर्टी है वही उसके पार्ट्स कुछ पार्ट्स में या सम पार्ट्स में या सारे पार्ट में आती है। तो अगर मोस्टली बच्चे खाते हैं तो उसमें जो बच्चा एडमिशन लेगा या जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा होगा इट मीन्स कि वो भी उसका हिस्सा है और वो होल का हिस्सा है, तो इस वजह से वो भी वही कैरेक्टर शो करेगा जो होल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल उन्हें आगे भी दिए। द बॉयज़ इन माई नेबरहुड like to play football after school, so my new neighbor Raza will also like to play with us, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एग्जांपल दिए कि होल में जो प्रॉपर्टी है वो उसके सम पार्ट या कुछ पार्ट्स में ज़रूर वो अपीयर होती हैं, तो ये फैलेसी ऑफ डिवीजन है। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। सारी एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह पढ़नी है, इसको मेरे लेक्चर को बार बार रिवाइंड कर करके सुने ताकि आप अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि फैलेसी क्या है। फैलेसी ये वाली जो है डिवीजन की वो क्या है, इसके ऑपोजिट फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है। ये दोनों रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन एक दूसरे से कन्वर्स हैं, रिवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट है सब टॉपिक फैलेसी ऑफ कंपोजिशन।
फैलेसी ऑफ कंपोजिशन जो है ये फैलेसी ऑफ डिवीजन के ऑपोजिट है। इसमें फैलेसी जो इसमें क्या है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एज्यूम्स दैट समथिंग फॉर अ पार्ट ऑफ अ होल must also be true, something true for a part of a whole must also be true of the whole itself। यानी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन ये एज्यूम करती है कि कोई ऐसी फैक्ट जो ट्रू होते हैं पार्ट्स के बारे में किसी होल के, तो वो वही क्वालिटी उसके होल में भी मौजूद होती हैं। ठीक है, होल थिंग में भी वही क्वालिटी होती हैं जो पार्ट्स या सब पार्ट्स के मजमूए में होती हैं। ये बिल्कुल अपोजिट है उससे। उसके अंदर पार्ट्स की बात पहले होती थी कि जो फैलेसी ऑफ डिवीजन है उसके अंदर हम पहले कहते थे कि जो भी एक होल थिंग है उसके अंदर जितने पार्ट हैं, होल थिंग की प्रॉपर्टीज़ उसके जो पार्ट्स हैं उनके अंदर मौजूद होती है। इसके अंदर ये हम अपोजिट पढ़ रहे हैं कि पार्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी हैं वो होल थिंग के अंदर मौजूद है। इस तरह ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फैलेसी ऑफ डिवीजन के ऑपोजिट है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इन्वॉल्व्स टेकिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और क्लास एंड अप्लाइंग देम टू द एंटायर ऑब्जेक्ट। यानी एक प्रॉपर्टी किसी पार्ट की होल थिंग में से कोई एक पार्ट या कुछ पार्ट उठाकर हम कह देते हैं कि जो इन पार्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वही होल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो ये फैलेसी होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल उन्होंने बताया, द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अराइजेज व्हेन वी इन्फर, जब हम इन्फर कर रहे होते हैं, नतीजा निकाल रहे होते हैं कि समथिंग इज ट्रू। अगर कोई चीज़ जो है वो होल के बारे में ट्रू है, कोई चीज़ जो है वो पार्ट के बारे में ट्रू है, तो वही चीज़ होल के बारे में भी ट्रू होगी। ठीक है, इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑफ द होल, इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर सम ऑफ द पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है वो होल के बारे में ट्रू है तो इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर सम पार्ट ऑफ द होल। जैसे उसमें उन्होंने फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में यही बताया हुआ है कि ऑपोजिट है फैलेसी ऑफ डिवीजन के, और इसके अंदर उन्होंने कहा कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अराइजेज व्हेन वी इन्फर, जब हम एक नतीजा फ़र्ज़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि समथिंग इज़ ट्रू ऑफ द होल, के ऐसी फैक्ट जो होल के बारे में सही है, इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर द सम पार्ट ऑफ द होल, तो जो होल के बारे में सही बात है वही उसके पार्ट्स के बारे में भी सही है। एक ट्रिवल एग्जांपल है इसकी उन्होंने बताई फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की। जैसे उन्होंने बताया कि टायर, यानी पार्ट जो है वो एक गाड़ी है, उसका एक पार्ट होता है टायर। तो टायर इज़ मेड अप ऑफ रबर, टायर जो है वो रबर से मेड अप होता है, तो इसका मतलब है कि पूरा व्हीकल भी रबर से ही मेड अप होगा। हालांकि ये फिर फैलेसी इसमें यहीं आ जाती है ना कि पूरा जो बॉडी है गाड़ी की वो रबर से मेड अप नहीं होती। कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं किसी होल के अंदर के जो पूरे होल के अंदर कहीं एक दफ़ा ही प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर पूरे होल की प्रॉपर्टीज़, पार्ट के अंदर पूरे होल के लिए प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, तो ये फैलेसी है। And this example is fallacious because vehicle are made with a variety of parts, most of which are not made of rubber। सारी बॉडी जो होती है गाड़ी की वो रबर से नहीं बनी हुई होती। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है। People would consider the statement incorrect where the whole पोजेस प्रॉपर्टीज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पार्ट। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि होल थिंग जो होती है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है अपने पार्ट से। जब पार्ट्स मिलते हैं आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं तो उनकी अलग वाली प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, एज अ होल वो एक चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो होल ज़रूरी नहीं कि पार्ट्स जो हैं उनके अंदर जो अलग प्रॉपर्टी थी वो होल में भी प्रेजेंट हो, तो ये एक फैलेसी है। द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कैन अप्लाई इवन व्हेन अ फैक्ट इज़ ट्रू ऑफ एवरी प्रॉपर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर एंटिटी। द फैलेसी इज़ रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। अब उन्होंने कहा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में यही उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो पार्ट के बारे में फैक्ट है वही एंटिटी, कंप्लीट एंटिटी है, होल फिगर के बारे में भी वही फैक्ट मौजूद हो। तो ये इस फैलेसी के लिए एक और नाम भी यूज़ किया जाता है जिसको हैस्टी जनरलाइजेशन कहा जाता है। यानी हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होती है, हैस्टी मतलब होता है तेज़ी से, फटाफट किसी जनरलाइजेशन पर, किसी नतीजे पर पहुँच जाना, तो ये हैस्टी यानी तेज़ी से, जल्दी में, हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होती है, दिस फैलेसी इज़ रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन इन विच एन अनवारंटेड, वारंटी से लफ्ज़ है, इन विच एन अनवारंटेड इन्फ्रेंसेस मेड फ्रॉम अ स्टेटमेंट अबाउट अ सैम्पल टू अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉन। ये एक हैस्टी जनरलाइजेशन होती है जिसमें एक छोटा सा सैम्पल हमने लिया होता है और हम उस सैम्पल से हम पॉपुलेशन के बारे में स्टेटमेंट को दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हैस्टी जनरलाइजेशन होती हैं जिसमें हम एक सैम्पल जो हमने एक पॉपुलेशन से विदड्रॉ किया होता है, हम उस सैम्पल का जो रिजल्ट आता है वो पॉपुलेशन पर ओवरऑल हम जनरलाइज कर देते हैं। ये देखिए गैर को ट्रू भी है कि नहीं। असल में ये फैलेसी जो होती हैं, ये वाली इनफॉर्मल फैलेसीज हैं सारी, ये कंटेंट में हो रही होती हैं, स्ट्रक्चर में नहीं होती हैं। स्ट्रक्चर में जो होती हैं वो फॉर्मल फैलेसीज होती हैं, ये इनफॉर्मल फैलेसीज की एग्जांपल है। द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इज़ द कन्वर्स ऑफ द कन्वर्स। यहाँ पर फिर वही स्टेटमेंट आ गई जो पीछे भी हमने पढ़ी थी कि ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन जो है वो फैलेसी ऑफ डिवीजन के ऑपोजिट है। उसमें जो है वो क्या था, इसके अंदर जो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ पार्ट्स जो हैं वो होल की प्रॉपर्टी के
इक्विवेलेंट होते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ होल जो है वो पार्ट्स के इक्विवेलेंट होता है। इस तरह ये दोनों ऑपोजिट टर्म्स है। एग्जांपल्स में उन्होंने बताई है, सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इफ़ समवन स्टैंड्स अप आउट ऑफ ए सीट, अगर एक बंदा स्टेडियम में, क्रिकेट के स्टेडियम में मैच देखने के लिए खड़ा हो रहा था, तो देयरफॉर इफ़ ऑल पीपल स्टैंड अप, खड़ा होने से वो बंदा जो है वो अच्छा उसको विजन हो रहा था, तो अगर सारे पीपल खड़े हो जाए तो सबका विजन अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये फैलेसी कैसे रॉन्ग है कि अगर सब खड़े हो जाएंगे तो किसी को भी फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम इसे कहें कि जो एक पर्सन कर रहा है, जो एक पार्ट कर रहा है एक ग्रो के अंदर, वही जो है वो सारा ग्रो परफॉर्म करे, तो ये फैलेसी होती है। सम पीपल कैन बिकम मिलियनायर, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं विद द राइट बिजनेस, जिनके अंदर बिजनेस एबिलिटीज़ या बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। देयरफॉर एवरीवन हु हैज़ द राइट बिजनेस कॉन्सेप्ट विल बी द मिलियनायर। ये भी अब एक फैलेसी है कि हर पर्सन जिसके अंदर बिजनेस चलाने का कॉन्सेप्ट मौजूद है वो मिलियनायर ही बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बल्कि लक और दूसरे मेहनत और ऐसे फैक्टर्स और भी हैं जो पर्सन को ऊपर बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। अगला है इफ़ अ रनर रन्स फास्ट ही कैन विन द रेस, इफ़ ऑल द रनर रन फास्ट दे कैन विन द रेस। यानी यहाँ पर अब उन्होंने ये बताया कि अगर एक पार्ट, एक होल ग्रुप में से एक मेंबर एक चीज़ या एक क्वालिटी को पोजेस करता है, तो वो पूरा होल ग्रुप ही सपोज कर रहा था कि उस क्वालिटी को पोजेस कर रहा होगा, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही फैलेसी है इसके अंदर। एक मशीन का सिंस एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टेन मशीन इज़ लाइट, क्योंकि हर मशीन का एक पार्ट बहुत हल्का होता है, तो इस वजह पूरी मशीन को भी हल्का होना चाहिए। ये फैलेसी है। तो ये सारे उन्होंने ये बताया कि कॉमन सेंस इसमें मैटर नहीं कर रही होती। हम क्या यही रहे होते हैं कॉमन सेंस थी कि जो पार्ट की प्रॉपर्टी है वही होल की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि डिफरेंट होता है। ये कॉमन सेंस जो है इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते रियल लाइफ में। कॉमन सेंस does not accept our common sense does not accept above examples. It does not happen such in most cases. ऐसा अक्सर केसेस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया इन केमिस्ट्री एंड मटेरियल, अक्सर केमिस्ट्री में मटेरियल्स साइंस में जो यूज़ होते हैं वो जब मिलते हैं उनके पार्ट्स एज अ पार्ट और प्रॉपर्टी होती है, जब वो मिलते हैं कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर जो एक स्ट्रक्चर सामने आता है उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने एक और एग्जांपल डायमंड और ग्रेफाइट की दी है। ये मिनरल्स हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही में गो के कार्बन आइटम्स ही होते हैं, लेकिन जब कार्बन आइटम डिफरेंट कंपोजिशन से मिलते हैं तो डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड बिल्कुल वाइट कलर का और ग्रेफाइट जो होता है वो बिल्कुल एक ब्लैक सा कलर का जो केमिकल है वो होता है, और ये डिफरेंट होती है, बिल्कुल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट हो जाती हैं, हालांकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट वो सेम आइटम्स हैं। ठीक है, फिर आगे एक्सप्लेनेशन इसी के उन्होंने बताया कि आर्गूमेंट बीइंग मेड इज़ दैट बिकॉज एवरी पार्ट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक देन द होल मस्ट नेसेसरी हैव दैट। अब फैलेसी यही है कंपोजिशन की कि हर पार्ट में चूँकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो एज अ होल भी वो जब पार्ट मिलते हैं तो होल में भी उस पार्ट के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर मौजूद हो। तो यही फैलेसी है। इसको उन्होंने फर्दर फिर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑल द पार्ट्स, हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैलेसी जो है ये ट्रू हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो होल थिंग है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं होल में भी मौजूद हों। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल फिर आगे दिया कि ऑल पार्ट्स ऑफ एक्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सारे पार्ट अगर पी हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी पी है, देन एक्स इटसेल्फ हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पी। तो जो एक्स खुद एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर पी की प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए। अगर एक्स जो है उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि ऑल पार्ट्स ऑफ एक्स, अगर एक्स के सारे पार्ट्स जो हैं उनके अंदर पी की प्रॉपर्टी है, तो एक्स एज अ होल जो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी पी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्स एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पी प्रॉपर्टी वाले पार्ट्स मिले हैं तो ज़रूरी नहीं कि पी प्रॉपर्टी वाले पार्ट्स जो हैं वो मिलकर पी ही रहें, वो डिफरेंट शेप धार लेते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने आगे और एग्जांपल दी हैं, बिकॉज द एटम्स ऑफ अ पेनी आर नॉट विजिबल, क्योंकि एटम्स, पेनी को जो एटम बना रहे होते हैं, पेनी के सिक्के को कहते हैं, कॉइन को कहते हैं, तो पेनी को जो एटम्स बना रहे होते हैं वो विजिबल नहीं होते, लेकिन पेनी जो है वो इसी वजह से, क्योंकि पेनी के एटम्स विजिबल नहीं है इसलिए पेनी भी विजिबल नहीं है। ये अब हम एक सपोज मफरूज़ा बना लेते हैं, ये फैलेसी वाला ही होता है कि एटम्स जो हैं पेनी के क्योंकि विजिबल नहीं है इसलिए पेनी भी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। इसी तरह ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कार आर लाइट, उन्होंने कहा कि कार का अलग अलग पोज आउट आगे देखें तो लाइट वेट होता है, लेकिन जब एक कार बनती है तो वो सारी कार ही लाइट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये दोनों मफरूज़े ही गलत हैं। ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन को शो करें, जो पार्ट के हवाले से बात करें कि जो प्रॉपर्टी पार्ट में है वही उसके जो है वो होल में भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे उन्होंने इसके ऑपोजिट बताया हुआ, ये उन्होंने सारी फैलेसीज़ वाली एग्जांपल दी। आगे उन्होंने ट्रू एग्जांपल दी है कि अगर इसको हम आर्गूमेंट को सही तरीके से मेडअप करें तो फिर फैलेसीज़ ना हो उनके अंदर, तो फिर वो हम कैसे उनको सपोज करें या उनको कैसे हम उनकी जो स्टेटमेंट है वो बनाते हैं। बिकॉज द एटम्स ऑफ अ पेनी हैव मास, अब उन्होंने कहा क्योंकि पेनी के एटम्स जो होते हैं उनका एक मास होता है, तो पेनी मस्ट इटसेल्फ हैव सम मास, चूँकि पेनी का मास होता है, पेनी वज़न रखता है, एटम्स ऑफ पेनी जो हैं वो उनका वज़न रखते हैं, वो जगह घेरते हैं, उनका एक मैस होता है, तो इस तरह पेनी जो है उसका भी एक मैस होता है। अगर हम इसको इस तरह इस अजम्पशन को प्रिज्यूम करते हैं या सपोज करते हैं तो फिर ये ट्रू हो जाती है, ये ट्रू एक स्टेटमेंट है, ट्रू मफरूज़ा होता है, ट्रू अजम्पशन होती है, इसमें फैलेसी नहीं आ रही।
ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दोनों तरह दी है कि एक फैलेसी वाली है एग्जांपल और एक फैलेसी के बगैर है। एक अगली एग्जांपल दी, बिकॉज ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कार आर ग्रे, क्योंकि एक कार के सारे कंपोनेंट्स ग्रे हैं तो ओवरऑल उसकी शेप भी या ओवरऑल उसका जो कलर झलकता है वो भी इंटायरली सिल्वरी होता है। तो ये अबाउट 2 एग्जांपल्स आर ट्रू, ये दोनों एजम्पशंस ट्रू हैं। ये इनमें फैलेसी नहीं आ रही। फैलेसी आ रही कि वहाँ जहाँ हम कहते हैं कि पेनी जो है उसके अंदर एटम्स इनविजिबल हैं, तो इस वजह से पेनी भी इनविजिबल है। हालांकि पेनी विजिबल होता है, वो इनविजिबल हो ही नहीं सकता। पेनी को हम देखते हैं, सिक्का जो है वो नज़र आता है हमें। इसी तरह उन्होंने कहा था कि कार के सारे अलग अलग पार्ट उठा के देखें तो लाइटर है, जो सारे पार्ट हम जोड़ें तो कार भी लाइटर होगी। हालांकि कार लाइटर नहीं होती, कार के पार्ट अलग अलग लाइटर हैं, जब उनको जोड़ा जाता है तो कार हैवियर हो जाती है। वो मफरूज़े जो पीछे हमने बनाए वो फैलेसीज़ को शो करें कंपोजिशन की। ये जो 2 मफरूज़े उन्होंने बनाए उसी हवाले से ये ट्रू अजम्पशंस हैं, ठीक है, ताकि उन्होंने एक डिफरेंस शो करने के लिए इस तरह इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब उनका characteristic कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पार्ट टू द होल व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पार्ट्स इज़ व्हाट विल काज इट टू बी ट्रू ऑफ द होल। अब उन्होंने कहा कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो होल बनता है उसके अंदर पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, लेकिन कई दफ़ा होल जो है वो पार्ट से बिल्कुल हटकर अलग एक चीज़ बनती है, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने यही बताया, दिस इज़ एन अनस्टेटेड प्रेमिस इन द आर्गूमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन आवर प्रायर नॉलेज। ये सारी उसी की उन्होंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है सारी पार्ट और होल के हवाले से। तो आगे उन्होंने और एग्जांपल भी दी। हियर इज़ वन मोर एग्जांपल दैट इज़ लेस ऑब्वियस दैन द अबव टू, जिससे बिकॉज ईच मेंबर ऑफ दिस फुटबॉल टीम इज़ द बेस्ट इन द लीग फॉर हिज पोजीशन दैन द टीम इटसेल्फ मस्ट आल्सो बी द बेस्ट। उन्होंने कहा अगर एक आध मेंबर भी लीग पोजीशन है, पोजीशन होती है मैच के अंदर, वहाँ पर बेस्ट खेल रहा है तो सारे मेंबर ही उस पोजीशन पर बेस्ट खेलेंगे। ये एक वैसे ही फैलेसी बन जाती है ना कि एक मेंबर अगर एक टीम में एक काम में अच्छा है तो सारे ही मेंबर उस टीम में अच्छे हुए सपोज कर लिया जाता है। तो ये भी फैलेसी की एक एग्जाम्पल है। एरर आ जाता है इसमें जो है वो अजम्पशंस बनाते हुए। अब उन्होंने यही बताया यहाँ के पर कि इनफॉर्मल फॉर्मल फैलेसीज़ में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि जो फॉर्मल फैलेसीज़ होती है उसमें स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का वो जो होता है वो वहाँ पर एरर होता है, जबकि यहाँ पर जो इनफॉर्मल फैलेसीज़ होते हैं उनमें कंटेंट का एरर आता है। क्लेम जो बनाया जाता है जो वो गलत होता है, उसका कंटेंट रॉन्ग होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन पीछे मैंने बताया कि ये वाली जो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है ये मिलती जुलती है हैस्टी जनरलाइजेशन से, कि उसके अंदर हैस्टी जनरलाइजेशन में हमने एक जो सैम्पल एक पॉपुलेशन में से लिया हुआ होता है, हम सैम्पल के रिजल्ट को पॉपुलेशन पर फ़ौरन जनरलाइज कर देते हैं, उसका कंटेंट देखे बगैर हम उसको बस कह देते हैं कि ये ऐसा है। और इस तरह की हैस्टी जनरलाइजेशन जो होती है ये छोटे सैम्पल को जब हम लेके छोटी पॉपुलेशन पर जनरलाइज करते हैं तो वहाँ ये ट्रू हो जाती है। लेकिन कई दफ़ा जब हम थोड़ा सा सैम्पल लेकर बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये फिर फैलेसी बन जाती है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है हैस्टी जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन में, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में, कि वो उसमें हम सैम्पल और पॉपुलेशन के रिजल्ट एक दूसरे पर अप्लाई, सैम्पल का पॉपुलेशन पर रिजल्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन के अंदर हम जो है होल उसकी पार्ट की प्रॉपर्टी जो है वो पार्ट की प्रॉपर्टी को होल की प्रॉपर्टी से कंपेयर कर रहे होते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है और हम कह रहे होते हैं कि जो पार्ट्स की प्रॉपर्टी है वही होल की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह हैस्टी जनरलाइजेशन एक आध एंगल से मैच भी करती है इसके साथ और एक आधा एंगल से इससे डिफरेंट भी है। अब आपने गौर से बुक में से भी पढ़ना है, जो वाइट वाली आपकी बुक है जो आपकी रिकमेंडेड बुक है यूनिवर्सिटी की, उसी में से मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है, उसी में से दिया है। और ये पिक्स जो हैं ये भी मैं पूरी जो फाइल PDF बना के आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। साथ आपने लेक्चर को बार बार सुनना है, ध्यान और तवज्जो से सुनना है। जो ही कॉलेज खुलेगा मैंने इस टॉपिक का आपका बगैर पढ़ाई पर टेस्ट लेना है। सब बच्चों ने गौर से इसको अच्छी तरह सुनना है और मुझे कल अटेंडेंस के साथ इसको कल दोपहर तक 12-1 बजे तक सब बच्चे मुझे इसकी में अटेंडेंस दे दें जिन्होंने कि इसको देख लिया, और डन के साथ मुझे वो अपने रोल नंबर जो है वो भेज दें ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर दूँ। कल शाम को मैं अगला लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी। कल तक ये लेक्चर आपका प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए।